हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जो देख रहे थे महेश कुमार वर्मा बुक का, तो आज चैप्टर नंबर जो उत्तर मुगल राजवंश है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने पिछले क्लास में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में स्टडी किए थे, ठीक है। तो आज के सेशन में जो क्लास है वह उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी के शासक जैसे में आप देखिएगा तो शाहजहाँ खुर्रम, पत्नी मुमताज़ महल बेगम, और यहाँ पे फिर इन्हीं का जो पार्ट है फिर जहाँ आरा, पुत्री दारा शिकोर लघु अकबर, ठीक है। और शेषन आरा फिर है पुत्री हुए ये शाह शुजा पुत्र, फिर औरंगजेब और आलमगीर प्रथम, ठीक है। फिर मुराद वक्त पुत्र और गौहर आरा। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो मुअज़्ज़म जो है, मुअज़्ज़म हो गया, मुअज़्ज़म बहादुर शाह प्रथम और उपनाम साहिब अकबर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका जो देखेंगे तीन को 4 पार्ट में डिवाइड है। जैसे आ गए पहला यहाँ पे जहादर शाह के बाद फिर यहाँ पे है आपका आलमगीर द्वितीय, ठीक है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय, फिर है अकबर द्वितीय, फिर यहाँ पे है बहादुर शाह द्वितीय, उपनाम जफूर है, ठीक है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं औरंगजेब की, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है वह 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदानगर में हुई है, ठीक है ना। इनकी मृत्यु के समय जो मुगल साम्राज्य में कुल 21 परगने थे, ठीक है, 21 परगने थे, जिनमें जो फेमस है जैसे पहला अगर प्रांत काबुल अफ़गानिस्तान में है, और 14वें जो प्रांत उत्तर भारत में है तथा छठा प्रांत दक्षिण भारत में स्थित है। औरंगजेब के 5 पुत्र हुए थे, 5 पुत्र थे, ठीक है। तो पहला अगर पुत्र की बात करेंगे तो मोहम्मद सुल्तान, दूसरा है मोहम्मद अकबर और तीसरा है मोहम्मद मुअज़्ज़म। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा हो गया, चौथा में मोहम्मद आज़म, और वो 5वां है कामवख्त। तो देखिए 5 जो पुत्र है औरंगजेब के, तो एक हो गया सुल्तान, दूसरा अकबर, तीसरा होता है मुअज़्ज़म, चौथा होगा आज़म और 5वां हो जाएगा कामवख्त। तो ये औरंगजेब के 5 पुत्र थे। अब देखिए, अब देखेंगे इसके बाद उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुए हैं इसके बारे में। तो अगर यहाँ हम लोग बात करेंगे जो कि जाजाओ का युद्ध है, जो कि 18 जून 1707 ईस्वी में हुआ है। और इस युद्ध में जो बहादुर शाह ने मोहम्मद अज़म को पराजित किया और हत्या कर दी, और इसी से आज़म के 2 पुत्र भी मारे गए थे। फिर इसके बाद है फिर जो युद्ध हुआ है बीजापुर का युद्ध, 13 जून 1709 ईस्वी को, ठीक है। 13 जून 1709 ईस्वी को बीजापुर का युद्ध हुआ है, और इस युद्ध में बहादुर शाह और कामवख्त के मध्य हुआ था, ठीक है। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? बीजापुर का युद्ध बहादुर शाह और कामवख्त के बीच में मध्य हुआ था। और इस युद्ध में अगर हम बात करेंगे तो कामवख्त घायल हो गया था, ठीक है। इस युद्ध में बात करेंगे जो आपका बीजापुर का युद्ध हुआ है 13 जून 1709 ईस्वी को। तो इस युद्ध में जो कामवख्त घायल हो गए थे, और अगले दिन ही उसकी जो मृत्यु हो गई थी, और कामवख्त का पुत्र भी इस युद्ध में मारा गया। उत्तराधिकारी के युद्ध में ये 63 वर्षीय बहादुर शाह विजय रहा। इसके बाद फिर बहादुर शाह प्रथम, जो कि शाह आलम प्रथम कहते हैं, और ये 1707 से 1712 ईस्वी तक चला था। इसमें देखेंगे कि मोहम्मद मुअज़्ज़म ने शाह आलम की उपाधि धारण कर लाहौर के उत्तर में स्थित जो शाह दौली के पुल पर मई 1707 ईस्वी को बहादुर शाह प्रथम ने नाम से सम्राट घोषित हुआ, और उसने हिंदू सरदारों और रजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रूप अपनाया था। मराठों सरदारों के प्रति जो अपनी नीति अस्थिर रही, और उसने उन्हें दक्कन के सरदेशमुखी दे दी, ठीक है। और मगर चौथ का जो अधिकार नहीं दिया, और उसने साहू को मराठे का विभिन्नता राजा नहीं माना। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर एक बड़ा मनसब देकर विद्रोह सिखों के साथ मेल मिलाप करने के प्रयास किया, और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब के बगावत का झंडा बुदल दिया, ठीक है, बुंदल किया। इसके बाद क्या हुआ कि बहादुर शाह ने स्वयं को विद्रोहियों के विरोध में अभियान का नेतृत्व किया, और बहादुर शाह लोहगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर आधिपत्य जमाने का सफल हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे है कि लोहगढ़ की जो किला है,
गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनवाया था। और बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार जो कि छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया था। इसके बाद फिर है कि बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में जोशुआ और केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधित्व मंडल आया और इस शिष्ट मंडल का दरबार में भव्य स्वागत किया। इस स्वागत में पुर्तगाली स्त्री जो कि जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसे बीबी फिदवा आदि के उपाधियों दी गई थी। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे तो बहादुर शाह ने शासनकाल के दौरान प्रशासन की स्थिति और बिगड़ गई और बहादुर शाह का अंधाधुंध जागीर देने तथा पदोन्नति करने की फलस्वरूप राज्य में वित्तीय स्थिति पहले से दैनिक हो गया था। और 1712 में बहादुर शाह ने मृत्यु के कारण साम्राज्य में एक बार फिर गृह युद्ध का सामना करना पड़ा और इसी गृह युद्ध के कारण उसका जो शव है वह 10 सप्ताह बाद दिल्ली में दफनाया गया था। बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है और कहा भी जाता है शाह बेखबर। किसको? बहादुर शाह को। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे तो सर सिडकी ओवेन ने लिखा है कि मुगल सम्राटों की बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। अब देखेंगे बहादुर शाह के जो 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, दूसरा था अजीम उस शान और तीसरा है रफ़ी उस शान और चौथा है जहां शाह। ठीक है, इसके बाद जहादर शाह के बारे में देखेंगे, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जहादर शाह के अगर टाइम पीरियड देखें तो 1712 से 1713 ईस्वी तक जहादर ने तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक था। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। तो किसको लंपट मूर्ख कहा जाता था? जहादर शाह को। इसके शासनकाल के प्रशासन वसुत जुल्फ़िकार खान के हाथों में था और वजीर बन गया था और जुल्फ़िकार के पिता जो अय्यर खां को वकील नियुक्त किया गया। ये दोनों पिता पुत्र ईरानी अमीरों के नेता थे। इसके बाद जुल्फ़िकार खान ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग के संतुष्ट करने की प्रयास किया और उसने जयसिंह के मिर्ज़ा राजा की पदवी दी और उन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे कि किया था नियुक्त। इसके बाद अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी और उन्हें गुजरात का गवर्नर बनाया और दोनों को 7,000 मनसब प्रदान किया था। जहादर शाह के समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था और मराठा शासन को दक्कन से चौथे सरदेशमुखी वसूल करने की अनुमति इसे शर्त पर दी गई थी कि उनकी जो वसूल मुग़ल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकार को दे देंगे। इसके बाद है कि जुल्फ़िकार खान ने चूड़ामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा बहादुर और सिखों के प्रति उसने दमन की पुरानी नीति जारी रखी। जहादर शाह ने लाल कुंवर नामक वेश्या से प्रेम करता था और उसने उसकी रिश्तेदारी को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। जहादर शाह के भतीजे जो कि फिरोजशह ने सम्राट के पद पर दावा किया तथा उसे उसकी सहायता सैयद बंधु ने की थी। उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। इजारा व्यवस्था से भू राजस्व की नीलामी की जाती थी जिससे किसानों का एक उत्पीड़न बढ़ा। ठीक है, और इसके काल में अमीरों में गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा का सूत्रपान हुआ। जुल्फ़िकार खान ने अपने सभी प्रशासनिक दायित्व अपने एक नज़दीकी व्यक्ति और शुभचंद्र के हाथों में दे दिया। जहादर शाह ने अपने धाई भाई कोकलताल को महत्वपूर्ण पद दिया। ठीक है, सैयद बंधु जो कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि सैयद बंधु राजा बनाने वाले के नाम से विख्यात हैं और इन्होंने 1713 ईस्वी में फिरोजशह की ओर से उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेकर उसे विजय बनाया। फिरोजशह ने सैयद अहमद अली अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बनाया और अब्दुल्ला खां को बहादुर यामीन उद दौला यार ए शफादार की उपाधि दी। ठीक है ना। छोटे भाई हुसैन अली खां को मीर वक्ती नियुक्त कर अमीर उल उमरा बहादुर फिरोजजंग और उमादुल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे देख लिए जहादर शाह के बाद देखेंगे फिरोजशह। ठीक है ना।
अगर फ्यूक्सर की बात करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वह 1713 से 1719 ईस्वी तक है। फ्यूक्सर के आदेश पर जुल्फिकार के विश्वासघात करने की हत्या कर दी गई थी और उसी संपत्ति जब्त कर दी गई थी। फ्यूक्सर ने राजा जयसिंह को सगाई की उपाधि दी और जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फ्यूक्सर से कर दिया। सैयद बंधुओं ने धार्मिक और सहीपूर्णता की नीति अपनाई थी और उन्होंने फ्यूक्सर के राजगद्दी पर बैठते ही जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसी प्रकार कई जगहों में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दी गई थी और उन्होंने जाट सरदार जो कि चूड़ामन के साथ मित्रता कर ली थी। दस्तक वस्तुतः कर मुक्त व्यापार करने पर परमिट पा या पारपत्र था और 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फ्यूक्सर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क में मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की और अंग्रेज फैक्ट्री प्रेसिडेंसी दस्तक जारी करता था। फ्यूक्सर के समय अगर बात करेंगे तो 1713 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली की फांसी दे दिया गया और 1717 ईस्वी में इन्हें अंग्रेजों को व्यापारियों लाभ हेतु शाही फरमान जारी किया, जिसके द्वारा उन्हें व्यापार में छूट प्रदान हुई। और सैयद बंधु अली ने 1719 ईस्वी में पेशवा बाजीराव विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों के सैन्य सहायता लेकर फ्यूक्सर की अपहरण कर अंधा बना दिया, ठीक है, और 10 दिन बाद उसे हत्या कर दी थी। फ्यूक्सर को घृणित कायर कहा जाता है, तो घृणित कायर के नाम से फेमस है फ्यूक्सर। मुगल सम्राट के इतिहासकार किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण था। रफ़ी उद दरदाज 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी तक यह सबसे कम समय तक का शासक करने वाला शासक था और इसे भी सैयद बंधु ने ही गद्दी पर बिठाया था। इस काल के उल्लेखनीय घटना निकुसियर का विद्रोह था और जिसने आगरा के दुर्ग पर अधिकार कर स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और निकुसियर अकबर द्वितीय का पुत्र था और इसकी मृत्यु जो है वह क्षय रोग यानी टीबी के कारण हुई थी। रफ़ी उद दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक इसका टाइम था और रफ़ी उद दरदास की मृत्यु के पश्चात सैयद बंधुओं ने इसे राजा गद्दी पर बैठाया और शाहजहाँ की उपाधि धारण की थी। यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में राजा अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गया और जिसके पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। रफ़ी उद दौला की मृत्यु पेचिश नामक बीमारी के कारण हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में मोहम्मद शाह रोशन अकबर। इसमें देखेंगे कि रंगीला का उपाधि है। सैयद बंधुओं का अंत हुआ इसी के काल में स्वतंत्र राज्यों का नवीन पड़ी थी, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद सैयद का स्वतंत्र राज्य अवध संयंत्र, बंगाल का स्वतंत्र अलवर्दी खां, अवध की बात करेंगे तो सादत खां और हैदराबाद की बात करेंगे स्वतंत्र राज्य तो निज़ामुल। इसके बाद देखेंगे मोहम्मद शाह जो कि रोशन अख्तर 1719 से 1748 ईस्वी तक इसका टाइम था और यह बंदा बहादुर के समय छोटे बड़े जहानशाह का पुत्र था और मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था, ठीक है। उसके प्रशासन के प्रति उदासीनता, मंदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि होने के कारण लोग इसे रंगीला कहा करते थे, ठीक है, रंगीला कहा करते थे और इसी काल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुल्क के हैदराबाद राज्य की नींव डाली थी और सआदत खान ने अवध में अपने राज्य के स्वतंत्र कर लिया था। इसी तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्वतंत्र हो गया था। बाजीराव प्रथम नेतृत्व में मराठी को केवल 500 घुड़सवार लेकर मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश कर गए थे, परंतु उनका किसी ने विरोध नहीं किया। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1739 ईस्वी में। अहमद शाह का देखेंगे टाइम तो 1748 से 1754 ईस्वी तक था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका जो एकमात्र पुत्र अहमद शाह राजगद्दी पर बैठा और इस मुगल सम्राट के अंत काल में मुगल अर्थव्यवस्था छीन भिन्न हो गई थी। सेना का वेतन देने के लिए शाही सामान बिकने लगे तथा कई जगहों पर वेतन नहीं मिलने से सेना विद्रोह कर दिया था। इसी के शासनकाल में 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और उसके समय राजकीय कामकाज का नेतृत्व राजमाता उधमबाई जो कि उपाधि था
किबला ए आलम कर रखी थी। इसके समय में ही इसका जो पीर हिजड़ा जवीदा खां दरबारी राजनीति का नेता बन चुका था और जावेद खां को नवाब की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है। फिर है कि सफदरजंग के जब जाबिर खां की हत्या कर दिया था तब तो अहमद शाह ने इमाद उल मुल्क को वज़ीर बनाया और इसी गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क को अहमद शाह के राज सिंहासन से हटाकर अंधा कर कारागार में डाल दिया था। ठीक है। और साथ ही तथा देखेंगे इसमें तो जहादर शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को सिंहासन पर बैठा दिया गया था। आलमगीर द्वितीय के बारे में देखेंगे 1754 से 1758 ईस्वी तक कार्यकाल है और इसका नाम अजीजुद्दीन था और इसके काल में ही अब्दाली ने दिल्ली की प्रवेश किया था। ठीक है। आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था। ठीक है। शाहजहां तृतीय 1758 से 1759 तक यानी 1 साल तक पीरियड है। ठीक है। आलमगीर द्वितीय को हत्या के समय इनका जो पुत्र था अली गौहर बिहार में था और इसी के समय दिल्ली के जो इमाम उल मुल्क ने आकाम वक्त के पुत्र मुही उल मुल्क ने शाहजहां के तृतीय को नाम से राजा सिंहासन पर बैठा दिया और इस प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य के दो बादशाह दो अलग अलग स्थानों पर सिंहासन रूढ़ हुए थे। शाह आलम द्वितीय के बारे में देखेंगे 1759 से 1806 ईस्वी तक। इसका जो नाम था अली गौहर था। इसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने कलाइयों के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदान की और 1765 से 1772 ईस्वी तक यह अंग्रेजों के संरक्षित में इलाहाबाद में रही थी। इसके बाद 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा तथा 1803 ईस्वी में तक मराठों का संरक्षण स्वीकार किया। मुगल कादिर ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया था। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के सेनापति लेक और दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को संरक्षण स्वीकार कर लिया और दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा मुगल सम्राट अंग्रेजों का जो पेशनर बन गया और 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अकबर द्वितीय के बारे में देखेंगे 1806 से 1837 ईस्वी तक। इसमें देखेंगे कि अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय की राजा की उपाधि दी थी। ठीक है। और राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट की पेंशन हेतु इंग्लैंड गए थे और ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर द्वितीय के शासनकाल 1835 ईस्वी में मुगलों के सिक्के बंद कर दिया और इसके बादशाह लाल किले तक सीमित थी और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों में हाथों में थी। ठीक है। इसके बाद देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय के अगर टाइम की बात करें तो 1835 से 1857 ईस्वी तक का यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसका उपनाम जफर था। 1857 ईस्वी के जो विद्रोह के बाद जो बहादुर शाह की बंदी बना लिया गया था। कानून के रूप में मुगल साम्राज्य 1 नवंबर से 1858 के महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र से समाप्त हुआ था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा कर मुकदमा चलाया गया था। अंत में इन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया था जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और रंगून में इन्हीं का जो कब्र स्थित है। कहाँ पे? रंगून में। मुगल साम्राज्य के विघटन और उसके जो उत्तराधिकारी विदेश आक्रमण के बारे में देखेंगे जो कि पहला है नादिर शाह आक्रमण। नादिर शाह आक्रमण ईरान का नेपोलियन फारस का शासक था और नादिर भारत की अपार धन संपदा के कारण आकर्षित हुआ था। इसकी इच्छा भारत में धन लूटने का ही प्रवृत्ति थी। नादिर शाह की मृत्यु के बाद 1736 ईस्वी में फारस जो कि ईरान में है और का जो शासन बना था और उसे 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित मिला था। नादिर शाह ने 11 जून 1738 ईस्वी में गजनी नगर के प्रवेश किया और तथा 29 जून 1738 में काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल में मुगल शासक नासिर खां ने बिना प्रतिरोध को अधीनता स्वीकार कर ली और क्षमा याचना का नादिर शाह के काबुल को पेशेवर का गवर्नर प्राप्त कर दिया। नादिर शाह अटक के पास सिंधु नदी
पार और लाहौर के गवर्नर को हरा दिया और उसने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात फरवरी 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह अपने मीरवक्ती खान ए दौरा निज़ाम मुल्क और सादत खां आदि को लेकर पंजाब पहुंचा, जहां पे करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल का युद्ध के बारे में बात करेंगे तो 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ था। नादिर शाह के इसी तीव्रगामी आक्रमण में भयभीत होकर मोहम्मद शाह ने 80,000 सैनिकों तथा निज़ाम उल मुल्क और कामरुद्दीन खान ए दौरा के साथ लेकर आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए चल पड़ा। निज़ाम उल मुल्क की जो मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य में समझौता हो गया। मोहम्मद शाह के निज़ाम को मीरवक्ती का पद दे दिया और क्योंकि यह स्थान खान ए दौरा के मृत्यु के कारण रिक्त हो चुका था। मीरवक्ती का पद जो था वह सदादत खां भी प्राप्त करना चाहता था और उसने नादिर शाह से भेंट की और कहा कि यह आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपए मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 20 मार्च 1739 में दिल्ली में नादिर शाह का अधिकार हो गया और नादिर शाह के नाम जो कि खुतबा पढ़ा गया था और सिक्के जारी करने के लिए कुछ समय के लिए मुगल राज्य समाप्त हो गया था और फारसी राज्य आरंभ हो गया था। 22 मार्च 1739 में दिल्ली में अफवाह फैल गई और नादिर शाह की मृत्यु हो गई। नगर में विद्रोह हो गया और नादिर शाह ने 700 सैनिकों की हत्या कर दी गई और इस नादिर शाह ने व्यापक नरसंहार की आज्ञा दे दिया और नरसंहार के लगभग 30,000 व्यक्ति हताहत हुए और मोहम्मद शाह के प्रार्थना पर ही यह आज्ञा वापस ली। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि नादिर शाह ने दिल्ली में 57 दिनों तक रुका था और वापस जाते समय 30 करोड़ रुपए नगद और तख्त ए ताउस कोहिनूर हीरा एंड मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत के प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को अपने साथ ले लिया। इसके बाद इसके अतिरिक्त कश्मीर और सिंध नदी के पश्चिमी प्रदेश नादिर शाह को प्राप्त हुए और मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र के नासिरुल्लाह मिर्ज़ा से कर दिया और नादिर शाह ने मुगल शाह को मुगल साम्राज्य के सम्राट घोषित कर दिया और सुतवा पढ़ने व सिक्के चलने की अधिकार लौटा दिया। अहमद शाह अब्दाली की आक्रमण 1747 ईस्वी में नादिर शाह का वध किए जाने के पश्चात अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासन बन गया और शीघ्र ही उसकी काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी। नादिर शाह के वैध उत्तराधिकारी के रूप में उसने पश्चिमी पंजाब पर अपना दावा किया। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुओं के विरुद्ध आक्रमण की नीति जारी रखी और मुख्य रूप से इन आक्रमण का उद्देश्य भारत में धन लूटना था और 1748 ईस्वी में इनका पंजाब पर प्रथम आक्रमण असफल रहा। 1749 ईस्वी में इन्हें पुनः आक्रमण किया पंजाब के गवर्नर मोइन उल मुल्क की पराजित किया। सम्राट अहमद शाह अब्दाली के सिंध और पंजाब के प्रदेश दे दिया और नवंबर 1753 ईस्वी में मोइन उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात वजीर इमाद उल मुल्क ने अदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद नेक्स्ट है थोड़ा सा अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब के हस्तक्षेप की तथा नवंबर 1756 ईस्वी में वह भारतीय सीमाओं के उल्लंघन करने से प्रवेश कर जनवरी 1757 में दिल्ली में प्रवेश कर मथुरा और आगरा तक लूटपाट की। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण अगर बात करेंगे तो पहला अयोग्य उत्तराधिकारी ये भी कारण था। ठीक है, इसके बाद दक्कन सैन्य अभियानों के जो अधिक धन व्यय करना, औरंगजेब की धार्मिक असंहीनता की नीति था, जमींदारी व्यवस्था का संकट, स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव, दरबार में विरोधी लूटों का उदय, सैनिक दुर्बलता और विदेशी आक्रमण। अपनी वापसी से पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय के सम्राट में इमादु मुल्क को वजीर और रुहेला सरदार को नजीब उद दौला के साम्राज्य का मीरवक्ती और अपने मुख्य दूत नियुक्त किया। ठीक है, मार्च 1758 ईस्वी में मराठा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा और उसने नजीब उल दौला के दिल्ली को निकाल दिया, फिर पंजाब से लूटा और अंत में वह अदीमा बेग खां को पंजाब के गवर्नर नियुक्त कर लौट गया। ठीक है,
और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के प्रतिरोध लेने के लिए पुनः भारत पर आक्रमण किया और फलस्वरूप पानीपत की तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ, जिसने मराठों की पुनः पराजय हुआ। ठीक है। अब्दाली ने 20 मार्च 1761 ईस्वी में दिल्ली को छोड़ने से पुनः शाह आलम द्वितीय को साम्राज्य और नाजिब-उद-दौला को मीरबख्ती और इमाद उल मुल्क को वजीर नियुक्त किया। और अहमद शाह अब्दाली भारत में छठी बार मार्च 1763 में आया था। अब्दाली का उद्देश्य सिखों को सजा देना था और जिन्होंने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, परंतु अफगान में आंतरिक व्यवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण वापस लौटना पड़ा। अब्दाली का 7वां और अंतिम आक्रमण मार्च 1767 ईस्वी में हुआ, परंतु यह आक्रमण विफल रहा। वह सिखों के पूर्णतः पराजित नहीं कर सका। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।